दोस्तों, इंडियन पॉलिटी को हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग तीन ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पार्ट्स को कवर करने जा रहे हैं जो बाद में थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर के थ्रू जोड़े गए थे। किसकी बात मैं कर रहा हूं? तो मैं बात कर रहा हूं पार्ट 9, पार्ट 9A और पार्ट 9B। दोस्तों, पार्ट 9 और 9A जो है ना, ये है आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसको लाने के लिए दो अमेंडमेंट लगे थे, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 73rd में पंचायत के प्रोविजन जोड़े गए थे और 74th में म्यूनसिपैलिटीज के प्रोविजन जोड़े गए थे। अब इतना कवर कर रहे हैं तो पार्ट 9B को भी साथ में ले लिया हमने। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में भी आज ही इस लेक्चर में निपटा देंगे इसको भी। ठीक है, ये 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत आया था 2011 में। पूछते हैं, याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। तो शुरुआत करेंगे पंचायत से। पंचायत आपको आर्टिकल 243 से लेके 243O जो है वो पंचायत के प्रोविजन है। म्यूनसिपैलिटीज आपको 243P से लेके 243ZG तक मिल जाएंगे। और जब कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करें तो इसके बारे में तब बात करेंगे जब हम लोग कोऑपरेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, इसके बारे में ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है, लिमिटेड सवाल पूछे जाते हैं और लिमिटेड ही हमें पढ़ना है। शुरुआत करते हैं पंचायत से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की। दोस्तों, याद करो, जब मैंने आपको डीपीएसपी पढ़ाया था तो इसमें आर्टिकल 40 के बारे में बताया था। ये एक गांधीयन प्रिंसिपल है और ये कहता है जो स्टेट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, इतना शायद आपको याद होगा। ठीक है, और जब मैंने सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ाया था तो फिर मैंने आपको ये बताया था जो लोकल गवर्नमेंट जो था वो स्टेट सब्जेक्ट था, यानी कि सब्जेक्ट स्टेट के हाथों में था। ठीक है, लेकिन सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73rd और 74th लाके ये अलग से एक प्रोविजन बना दिया और अलग से ये एक एंटिटी बना दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है ना। और हमारे यहाँ पावर का भी डिवोल्यूशन हुआ है। आपको ऊपर में सेंटर, उसके नीचे में स्टेट, अब एक और प्रोविजन यानी कि पंचायती राज भी देखने को मिलता है। ठीक है, और इसको सेंटर ने पार्ट 9 और 9A में कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी है। अब ये चीज रातों रात नहीं हुई थी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जगह देने के लिए बहुत ज्यादा अटेम्प्ट डाले गए थे। शुरुआत हुई थी राजीव गांधी के समय में 1989 में। और उस समय में जो बिल पेश किया गया था वो राज्यसभा में फेल हो गया था। कारण क्या था? तो राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं थी राजीव गांधी की, इसलिए ये फेल हो गए। दोस्तों, याद करो, मैंने आपको बताया था जो राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं। अब राज्यसभा में आपको स्टेट्स का दबदबा होता है, जहां पे स्टेट गवर्नमेंट्स होंगे उनका रिप्रेजेंटेशन आपको राज्यसभा में भी हाई होगा। तो उस समय में राजीव गांधी सरकार का दबदबा राज्यसभा में नहीं था और यही कारण है जो स्टेट्स ये पावर को डिवॉल्व नहीं करना चाहती थी, अलग से इसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए ये बिल राज्यसभा में फेल हो गया। वीपी सिंह आए 1990 में, इन्होंने फिर से अटेम्प्ट लिया और फिर फेल हो गए। फिर आते हैं नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव 1991-1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाते हैं। 1992 में, आप इसको याद रख लेना, ये वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी के तहत हमें पंचायत मिला थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और इसको हम लोगों ने पार्ट 9 में ऐड किया। ठीक है, अब आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के प्रोविजंस के बारे में बताएंगे। ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज्यादा सवाल पंचायती राज से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो, पार्ट 9 में ऐड हुआ था ये, इसको याद कर लेना है। आर्टिकल 243 से लेके 243O जो है वो हमें पंचायत के बारे में बताता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 11th शेड्यूल लाया गया था और इसमें 29 सब्जेक्ट्स डाले गए और ये जिम्मा दे दिया गया पंचायत को, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, रूरल हाउसिंग भी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रोड्स है। अब आप कहोगे जी इस पे तो स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, तो फिर पंचायत के पास कैसे पावर चला गया? तो दोस्तों, इस पे काम तो स्टेट गवर्नमेंट ही करती है, नो डाउट। पावर कितना पंचायत को मिलेगा ये भी स्टेट गवर्नमेंट ही बताती है। ठीक है, क्योंकि पंचायत जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा है, ऑल्दो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से पावर दे दिया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही बताएगी जो कितना पावर देना है। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर फॉर पंचायती राज, और वो ये कहता है जो स्टेट गवर्नमेंट ही पंचायत को पावर देगी। ठीक है, क्लियर है? अब बात कर लेते हैं 3 टायर सिस्टम की। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो हमें 3 टायर सिस्टम देता है। 3 टायर सिस्टम का मतलब क्या हुआ? तो 3 टायर सिस्टम का मतलब ये हुआ, जो अगर ये ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसका 3 डिवीजन कर लो। सबसे नीचे में है ग्राम पंचायत, बीच में है पंचायत समिति और सबसे ऊपर में है आपको जिला परिषद। अब पंचायत समिति जो है वो वहां पे नहीं होगा जहां पे 20 लाख से
कम पॉपुलेशन है, ठीक है, तो वहां पे सिर्फ 2 टायर होगा और इसके भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। इतनी बात आपको समझनी होगी, ठीक है। इसके अलावा इन तीनों टायर पे डायरेक्ट इलेक्शंस के प्रोविजंस दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, तो आर्टिकल 243 डी में रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। अब इसको मैं याद कराऊंगा, बाद में याद कराऊंगा, ठीक है, तो बस अब अभी चीजों को समझो। तो ये कहता है जो SC STs को पॉपुलेशन के आधार पर रिजर्वेशन मिलेगा और मिनिमम 1/3 ऑफ जो सीट्स होंगे वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगे, ठीक है। अब आप कहोगे जो कुछ स्टेट तो 50% दे रहे हैं रिजर्वेशन, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मिनिमम का क्राइटेरिया है, जो मिनिमम 1/3 तो होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ज्यादा देना है तो स्टेट गवर्नमेंट एक्ट बना के दे सकती है, ठीक है। टेन्योर के बारे में बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक सवाल भी डिस्कस करूंगा मैं आपसे, ठीक है। टेन्योर होता है 5 सालों का, ठीक है। अगर डिसॉल्व हो जाता है तो फिर फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराने पड़ेंगे 6 मंथ में, और इसका प्रोविजन दिया गया है आर्टिकल 243 ई में। ई फॉर एंड, ई फॉर एक्सपायरी, बस इतना याद रख लेना, ठीक है। और डी डी अगर जहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डी फॉर डिवीजन आप याद रख लेना। डिवीजन जो है किस सेंस में, तो यहाँ पे वुमन और SC STs को रिजर्वेशन मिल रहा है। डिवीजन या फिर दलित्स, दोनों वर्ड आप याद रख सकते हो, ठीक है। दोस्तों टेन्योर के बारे में एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ। अगर कोई मुखिया चुना जाता है 2021 में, ठीक है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 2025 में, ठीक है, तो फिर से जो चुनाव होंगे विद इन 6 मंथ्स, तो फिर ये 5 सालों के लिए मुखिया चुना जाएगा या फिर उतने ही टर्म के लिए चुना जाएगा जितना उस बाकी पिछले मुखिया का बाकी था, बताइए। तो दोस्तों ऐसे सवाल पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, जो ये बस उतने ही टर्म के लिए चुना जाएगा जितना पुराने मुखिया का कार्यकाल था। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ना, यहाँ पे पंचायत का चुनाव कराते हैं, और ये कैसे कराते हैं, तो थ्रू आर्टिकल 243 के। के फॉर कंट्रोल, कंट्रोल सी से होता है, लेकिन आपको यहाँ पे के फॉर कंट्रोल ऐसे याद रख लेना है, ठीक है, ठीक है, तो याद रह जाएगा आपको। अब जरा स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में एक और बात समझ लो। जो गवर्नर जो होता है ना, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, लेकिन उसका रिमूवल जो होता है ना, वो सिमिलर होता है जैसे हाई कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, यानी कि पार्लियामेंट के थ्रू ही ये रिमूवल होगा, और पार्लियामेंट के थ्रू मोशन लाया जाएगा, और फिर यहाँ से जो रेजोल्यूशन पास होगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और प्रेसिडेंट इसको हटाएंगे, समझ में है। तो इस तरीके से ये हटता है, और इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। आ जाओ स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में समझ लो, ठीक है। देखो जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 280, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में पढ़ाया था मैंने आपको आर्टिकल 280 के बारे में, जो फाइनेंस कमीशन के बारे में हमें बताता है, ठीक है। सिमिलरली स्टेट में होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है। वो क्या करता है, तो ये रिव्यू करता है फाइनेंशियल पोजीशन किसका, पंचायत का, एवरी 5 years अंडर आर्टिकल 243 आई। आई फॉर इनकम, याद रख लेना, ठीक है। तो ये जितने भी यहाँ पे आर्टिकल्स मैं मेंशन कर रहा हूँ, सिर्फ वही मेंशन कर रहा हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाद में एक लिस्ट भी दूंगा मैं जो आपको याद रखने हैं, उसमें ट्रिक्स भी लगे हुए हैं, और ये कॉमन ट्रिक है, दुनिया इसी से याद रखती है, ठीक है। अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले जरूर बता दिए हैं। अब स्टेट फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछा जाता है, जो क्या यहाँ पे सेंट्रल फाइनेंस कमीशन जो है, जिसको सिर्फ फाइनेंस कमीशन के नाम से जानते हैं, उसका रोल नहीं है क्या पंचायत में? बिल्कुल है, पंचायत में रोल है, और पंचायत के पैसों को डिवॉल्व करता भी है फाइनेंस कमीशन। वो स्टेट के पैसे, स्टेट को जब पैसे देता है तो उसमें अलग से पंचायत के फंड को लॉक कर देता है, ठीक है। अब ये फंड को कैसे लॉक करता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है वो रिकमेंडेशन देती है फाइनेंस कमीशन को, और उसके बेसिस पे ये फंड को लॉक करता है, समझ में आया। तो कभी भी ये सवाल आ जाए जो फाइनेंस कमीशन का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है, पंचायत से रिलेटेड फाइनेंस कमीशन का रोल बिल्कुल है, और वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के बेसिस पे ही नियम बनाती है, ठीक है। अब पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात कर लेते हैं, किस लिए चाहिए, तो भाई साहब पंचायत के पास अधिकार है जो वो प्लान्स बनाए, और किस लिए बनाए, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके और सोशल जस्टिस मिल सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट कमिटीज की। ये कहानी कैसे शुरू हुई वो आपको समझना होगा, किस तरीके से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाया, उसके पहले से बहुत सारी कहानियां चलती आई हैं। देखो आपने एक चीज देखा,
जो हमारे यहाँ पंचायत पहले से था, है ना, और लोकल गवर्नमेंट का पावर जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के पास था। लेकिन हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाए, कब लाए, तो थ्रू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1992। लेकिन इससे पहले भी पंचायत तो था ना, ठीक है। उसका क्या स्टेटस था वो पहले समझते हैं, इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल बनते हैं। शुरुआत करते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी से। ये आपको गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और इनको एज अ कमेटी का हेड बनाया गया, किस लिए, ताकि एक फीचर आया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। दोस्तों ये सारे के सारे पंचायत के ही प्रीकर्सर हैं। पहले जब पंचायत नहीं हुआ करते थे तो फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ करता था, गवर्नमेंट के द्वारा इसको रन किया जाता था। कब ये आया था, तो 1952 में। इससे सवाल पूछते हैं, आपको समझना होगा। इसके बारे में मैं इकोनॉमिक्स में भी बताऊंगा, लेकिन अभी आप यहाँ पे समझ लो, क्योंकि पॉलिटी से रिलेटेड प्रोविजंस आपको यहीं पे समझ में आएंगे। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया, तो 1952 में। अब इसको बढ़ाया गया, आगे बढ़ाया गया थ्रू नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। कब की बात है, तो 1953 में। अब इन दोनों को स्टडी करने के लिए इस बंदे को लगाया गया, इनका नाम था बलवंत राय मेहता, ठीक है। और इन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को रेकमेंड किया, ठीक है। और इन्होंने ये बताया जो यहाँ पे 3 टायर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जाए, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 लेवल पे काम करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आपको समझना होगा, इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से डायरेक्ट इलेक्शन आप कराओ पंचायत के लेवल पे, ठीक है। और ये जो 2 लेवल हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन कराओ। यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो देखो, आपको 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या प्रोविजन दिया गया है, डायरेक्ट इलेक्शन का। बलवंत राय मेहता ने क्या रिकमेंड किया था, तो डायरेक्ट इलेक्शन ओनली एट विलेज लेवल और इनडायरेक्ट एट द हायर लेवल। तो ये बात आपको समझनी होगी। अगर बलवंत राय मेहता के रिकमेंडेशन से सवाल आ जाए, तो इन्होंने बताया था जो सिर्फ विलेज लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन कराओ, बाकी के इनडायरेक्ट कराओ। वैसे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड होके आया है, तो फिर तीनों के तीनों जगह पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। ये बात आपने समझ लेनी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पंचायत समिति के बारे में, इनका क्या कहना था। तो इनका ये कहना था जो ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जिला परिषद जो होगा वो सिर्फ एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी होगा। ये किसकी बनावट है, तो बलवंत राय मेहता कमेटी की बनावट है, ठीक है। और जब इन्होंने 3 टायर सिस्टम बोला था लाने के लिए, उस समय में 1959 में राजस्थान जो था वो पहला स्टेट बना जिसने 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट किया था, ठीक है। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये शुरुआत हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 अक्टूबर 1959, याद रख लेना, पूछते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अशोक मेहता कमेटी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 टायर सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था, सजेस्ट किया था बेसिकली, ठीक है। इनका ये कहना था जो एक तो जिला परिषद होना चाहिए और एक मंडल पंचायत होना चाहिए, बस इतना ही, ठीक है। क्या इस सिस्टम को किसी ने अपनाया था, बिल्कुल अपनाया था। कर्नाटका ने अपनाया था, आंध्र प्रदेश ने अपनाया था, ये भी पूछते हैं, ठीक है। तो कर्नाटका और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता कमेटी के हिसाब से ये अपनाया था जो 2 टायर सिस्टम होगा। तो आपने देखा, जो पहली बार 3 टायर सिस्टम जो था वो राजस्थान ने अपनाया, नागौर डिस्ट्रिक्ट से इसकी शुरुआत हुई 2 अक्टूबर को, ठीक है। 2 टायर सिस्टम के बारे में बात करें तो अशोक मेहता कमेटी ने इसके बारे में हमें रिकमेंडेशन दिया था, और इसको अपनाने वाले थे सबसे शुरुआत में कर्नाटका और उसके बाद आंध्र प्रदेश। इन 1980s आई थिंक, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझना होगा, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो थे उस समय में 2 टायर सिस्टम अपनाए, और उसके बाद हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लाया तो फिर हम लोगों ने 3 टायर सिस्टम लाया, और इसमें एक प्रोविजन डाल दिया जो जहाँ पे 20 लाख से कम का पॉपुलेशन होगा वहाँ पे बीच का पंचायत समिति नहीं होगा, सीधा जिला परिषद होगा और नीचे ग्राम पंचायत होगा। समझ में आया। अब आपको एक बात समझनी होगी, जो यहाँ पे ये है अशोक मेहता, ठीक है। ये जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए थे 1977 में। जब ये कमेटी बनी तो इन्होंने एक बात कही थी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। जो बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, 3 नाम है, मतलब 3 वर्ड्स हैं, तो इसका मतलब हो गया 3 टायर। अशोक मेहता 2 वर्ड है, तो यानी कि 2 टायर, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। ये एक फिक्शनल स्टोरी है, लेकिन अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यही पूछे जाते हैं, तो फिर मैंने कहानी बना दी आपके लिए, ठीक है। चलिए अब जीवीके राव के बारे में समझ लेते हैं। एक वर्ड आप याद रख लेना, जी फॉर ग्रास रूट, विदाउट ग्रास, विदाउट रूट्स, ठीक है। अब ये क्यों इन्होंने बोला है, तो इसलिए बोला है, तो देखो ऐसा है ना, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है ना वो इसलिए लाया जाता था ताकि ये ग्रास रूट गवर्नमेंट कहा जाता था, क्योंकि वो ग्रास रूट पे फंक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन
गवर्नमेंट को भी चाहिए जो अपनी सारी की सारी बातें ग्रास रूट लेवल पे पहुंचा सके। लेकिन जीवीके राव जो हैं वो उनका ये कहना था जो यहाँ पे आपका जो गवर्नमेंट है वो ग्रास विदाउट रूट्स है, यानी कि आपकी बातें लोकल स्तर पे पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ठीक है, तो इनका रिकमेंडेशन क्या था? तो इन्होंने ये बोला था जो डिस्ट्रिक्ट को आप एज अ प्राइमरी यूनिट बनाओ, किस लिए? फॉर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। अभी देखो जब प्लानिंग कमीशन था ना, तो फिर हमारे यहाँ चीजें कैसी होती थी? तो दिल्ली में था प्लानिंग कमीशन और वो चीज़ों को ऊपर से लेके नीचे टॉप डाउन अप्रोच ये रखता था। ठीक है, मतलब नीचे में डिस्ट्रिक्ट है, इस तरीके से चीज़ें की जाती थी। जीवीके राव ये कह रहे थे जो आप इसको नीचे से ऊपर लेके जाओ। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट को बनाओ एज अ प्राइमरी यूनिट और यहाँ से प्लानिंग का आइडिया ऊपर तक पहुंचाओ प्लानिंग कमीशन तक, और फिर चीज़ों को काम करो। मोदी सरकार ने कहा प्लानिंग कमीशन नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा नीति आयोग। ठीक है, इसके बारे में जब तब पढ़ेंगे जब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जीवी के राव ने कहा था जो जिला परिषद को पिवटल रोल दो। ठीक है, एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी जो है ना, उनका सबसे बड़ा योगदान ये था जो इन्होंने बोला था जो पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दो और प्रोटेक्शन दो। ठीक है, और यहीं से बात बढ़ के 73rd और 74th अमेंडमेंट तक पहुंच गई। एलएम सिंघवी कमेटी कब आई थी ये इंपॉर्टेंट है, 1986 में। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी कमिटीज थी जो आपको जाननी पड़ेंगी। सिर्फ कमिटीज का नाम जान लो, काम आपका हो जाना है। ठीक है, देखो शुरुआत करते हैं। आपको बागेल याद रख लेना है। ठीक है, बागेल BAGL, नॉट BAGEL, ई साइलेंट है यहाँ पे। बाघेल का मतलब क्या है? तो बलवंत राय मेहता, उसके बाद आए अशोक मेहता, उसके बाद आए जीवीके राव, और फिर आए एलएम सिंघवी। ये चीज याद रख लेना, क्रोनोलॉजी पूछा जाता है। ठीक है, अब चीजों को समझो। शुरुआत हुई थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जब पंचायत नहीं थे तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। फिर इसको एक्सटेंड किया गया थ्रू नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, 1953 की बात है। ठीक है, उसके बाद बलवंत राय मेहता, इसी को स्टडी करने के लिए बलवंत राय मेहता आए और इन्होंने 3 टायर सिस्टम के बारे में बताया, और राजस्थान पहला था इसको अडॉप्ट करने वाला। 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हुई थी, 2 अक्टूबर से। ठीक है, उसके बाद अशोक मेहता आए, उन्होंने 2 टायर सिस्टम के बारे में हमें बताया। कब की बात है? तो 1977 1978। ठीक है, इतना आप समझ लो। ठीक है, इसके बाद जीवी के राव आए और इन्होंने बोला जो तुम डिस्ट्रिक्ट को ये दो, पिवटल जिम्मेदारी दो। ठीक है, जिला परिषद को पिवटल जिम्मेदारी दो, और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर के पोजीशन को क्रिएट करने की बात की। ठीक है, फिर आए एलएम सिंघवी, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया नहीं, इसके बारे में रिकमेंडेशन दिया, और तब जाके हम लोगों ने 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया। इसके अलावा एक थंगन कमेटी भी थी, 1988 में आई थी। इसके अलावा गाडगिल कमेटी थी, ये भी 1988 में ही आई थी। और फिर 73rd और 74th अमेंडमेंट 1992 में आया था, जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को और अर्बन लोकल बॉडीज को, PRIs एंड ULB। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो समझो बहुत अच्छी बात है। इसको पढ़ने में शायद आपको 2 या 3 मिनट लगेंगे, बशर्ते आपको चीजें समझ में आती हो तो। बात कर लेते हैं अब कुछ प्रोविजंस की। इससे भी सवाल पूछा जाता है, कहाँ पूछा जाता है वो मैं आपको बता दूंगा। देखो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कुछ कंपलसरी प्रोविजन है और कुछ वॉलेंटरी प्रोविजन है। करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। किस पे निर्भर करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट को पे निर्भर करता है। ठीक है, कंपलसरी क्या? ग्राम सभा होगा। ठीक है, 3 टायर पंचायती सिस्टम कंपलसरी है। 20 लाख का क्राइटेरिया भी मेंशन्ड है जो मैंने डिस्कस कर लिया। डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, ये भी बता दिया, और 21 ईयर्स मिनिमम एज होगा। पूछते हैं ये सवाल, ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, देखो पंचायत पे 21 साल, उसके बाद लोकसभा में 25 साल। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। राज्यसभा के लिए 30 साल, प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ पे आप मुखिया बनने से करो, 21 ईयर्स में मुखिया बन जाओ। ठीक है, चलिए। उसके बाद इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो होंगे वो चेयरपर्सन के लिए होंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे मान लो अगर ब्लॉक प्रमुख को चुनना होगा तो वो पंचायत समिति के लोग चुनेंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट प्रोविजन भी है, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन आपको तीनों टायर पे होंगे। आपको ग्राम पंचायत लेवल पे, पंचायत समिति लेवल पे और जिला परिषद लेवल पे डायरेक्ट इलेक्शन होंगे। रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो मिनिमम 1/3 वुमन को देना है, SC ST पॉपुलेशन के आधार पे देना है। स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होगा। ठीक है, तो ये थे कंपलसरी प्रोविजन। वॉलेंटरी प्रोविजन के बारे में बात कर लेते हैं, और कहाँ से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
देखो, वोटिंग राइट्स को लेके सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यहाँ पे वोटिंग राइट्स एमपीज और एमएलएज को दिए जाएंगे। कहाँ पे? तो जब यहाँ पे वोटिंग होती है ना किसी भी चीज के लिए, इंटरनल वोटिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है जो आप एमपी एमएलएज को भी बिठाओ चेयर पे, ठीक है, मतलब उनको मेंबर बना के उनसे भी वोट ले सकते हो, इनको भी वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ठीक है। बस सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। इसके अलावा रिजर्वेशन और बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, ठीक है, उनके लिए वॉलेंट्री प्रोविजन है, अगर सरकार चाहे तो लेके आ सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे महिलाओं और एस सी के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लेकिन यहाँ पे वॉलेंट्री प्रोविजन जो है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। फाइनेंशियल पावर कितना देना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, ये बात स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। फंक्शन कितना देना है, ये बात आपको स्टेट गवर्नमेंट बताएगी, ठीक है। अब जैसे 29 सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें कितने फंक्शंस पंचायत को देने हैं, ये बात स्टेट गवर्नमेंट ही तय करेगी। चलो अब पेसा एक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये याद रख लो, जो ये पेसा एक्ट है ना, ये 1996 में आया था, ठीक है। ये क्या है? तो पेसा एक्ट यानी कि एक्सटेंशन एक्ट फॉर द ट्राइबल एरियाज। अब पंचायती राज को अगर फिफ्थ शेड्यूल वाले ट्राइबल एरियाज में लागू करने होंगे तो वो पेसा एक्ट के थ्रू होंगे। दोस्तों, आपको शेड्यूल मैंने शुरुआत में ही पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने बताया था जो फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो है उसमें ट्राइबल प्रोविजंस दिए गए हैं। सिक्स्थ शेड्यूल में एएमटीएम असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम के लिए ट्राइबल प्रोविजंस दिए गए हैं। बाकी के ट्राइबल एरियाज में फिफ्थ शेड्यूल के तहत प्रोविजंस दिए गए हैं। फिफ्थ शेड्यूल के तहत होते हैं टैक यानी कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। सिक्स्थ शेड्यूल के तहत होते हैं एडीसी यानी कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये बातें आपको समझनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल के तहत अगर आपको पंचायत के प्रोविजंस डालने हैं तो फिर उसके लिए लगेगा आपको पेसा एक्ट, द एक्सटेंशन एक्ट। अब ये क्यों लग रहा है? इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्राम सभा के पावर को बढ़ाया गया है। यहाँ पे माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कंट्रोल करने का पावर ग्राम सभा के पास है। अब ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बताना मैं भूल गया। समझ लो, ग्राम सभा का मतलब क्या हुआ? गांव के जितने भी आदमी है ना वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये सारे के सारे पावर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ग्राम सभा को दिए गए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी ट्राइबल लैंड है, ठीक है, उसके एलियनेशन को प्रिवेंट करने के प्रोविजंस दिए गए हैं। लोकल रिसोर्सेज को मैनेज करने के प्रोविजंस दिए गए हैं। डेवलपमेंट प्लान ये खुद का बना सकते हैं, ठीक है। सेफ गार्ड ट्रेडिशंस एंड कल्चर, अपने कल्चर को सेफ गार्ड कर सकते हैं। अब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देते हैं, जो अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट को कहीं पे माइनिंग करना होगा तो क्या वो पैसा के तहत जाके पूछेगा, परमिशन लेगा ग्राम सभा से? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझनी होगी। सिर्फ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस और लोकल रिसोर्सेज जो होते हैं ना छोटे मोटे, ठीक है, उसी पे इनका अधिकार होता है, ठीक है। किस लिए किया गया था? तो ताकि सेल्फ गवर्नेंस को बहुत ही अच्छे से ट्राइबल एरियाज में लागू किया जा सके। बस इतना आप समझ लो, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लेना जो पेसा एक्ट 1996 में आया था, किस लिए आया था वो मैंने बता दिया। तो देखो 10 स्टेट्स में ये एप्लीकेबल है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश। तो जहां भी ट्राइबल पॉपुलेशन है वहां पे ये चीजें लागू हैं। और असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम में सिक्स शेड्यूल चलता है, वहां पे कहानी कुछ और है। दोस्तों अब याद कर लेते हैं सारे के सारे आर्टिकल्स जो है उससे सवाल पूछ देते हैं। सीधे सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा, जो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो पंचायत के तहत कौन से आर्टिकल के तहत दिया जाता है? ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी, आपको बताना है डी। कैसे बताओगे? तो इस ट्रिक से बता सकते हो। ये बहुत ही कॉमन ट्रिक है, हर एक जगह यही अप्लाई होता है, सारे बच्चे इसी से रटते हैं। आज हम भी इसी से रटेंगे और थोड़ा थोड़ा चेंजेस मैंने कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। बस ये समझो, जो 243A ये किस लिए है? तो असेंबली के लिए है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है जो एक ग्राम सभा होगा यानी कि असेंबली ऑफ वोटर्स। कौन कौन मेंबर होंगे? तो पूरा का पूरा गांव होगा, समझ में आया? तो पंचायत के जितने भी लोग होंगे ना वो सारे के सारे ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, क्लियर है। इसके अलावा 243B, बी का मतलब होता है बिल्ड, ठीक है, इतना आपको याद रख लेना है। ये किस लिए? तो इसका मतलब यह है जो कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत को बिल्ड करने के प्रोविजंस दिए गए हैं। अब आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आएगा, जो 2 टायर और 3 टायर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस में दिया गया है, कौन से आर्टिकल के तहत दिया गया है? तो ये 243B के तहत दिया गया है, कंफ्यूज मत होना। अक्सर लोग सी से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सी जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत के बारे में बात करता है यानी कि कंपोजिशन के बारे में बात करता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, तो बिल्ड, यहाँ पे बिल्ड पे ही ये 3 टायर आता है, और जहाँ पे 20 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ पे 2 टायर। क्लियर है? तो एक चीज आपने समझ ली, एक्सेप्शन। अब 243C के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत के बारे में बताता है, जो इलेक्शन कैसे होंगे, ठीक है, कौन सी सीट पे होंगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको 243C में दिया गया है। अब बात कर लो 243D का, तो डी डी फॉर डिवीजन, डी फॉर दलित्स, ये इससे भी याद कर सकते हैं, किस लिए, तो SC STs एंड वुमेन के लिए रिजर्वेशन के बारे में ये बात करता है। क्लियर है? डिवीजन का मतलब यहाँ पे वुमेन का रिजर्वेशन, SC STs एंड वुमेन का रिजर्वेशन एक तरीके का डिवीजन है ना, तो इससे आप याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद 243E, ई किस लिए है, तो एक्सपायरी के लिए है, एंड के लिए है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो आपको जो ड्यूरेशन होगा, जो टेन्योर होगा, वो 5 सालों तक का होगा। ठीक है, और इसी बीच में अगर कोई मुखिया एक्सपायर कर जाता है या फिर किसी भी कारण से मुखिया नहीं रहता है, तो फिर बाई इलेक्शन होंगे, तो वो उसी टर्म के लिए होंगे जितने टर्म उस मुखिया के बचे हुए होंगे। इससे भी सवाल पूछा जाता है। 243F का मतलब फेल, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स के बारे में बात हो रही है। उसके बाद 243G जनरेट पावर, पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात हो रही है। अब एक बात और समझ लो, ठीक है, देखो, जितनी भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर में क्रिटिक्स है ना, सबसे बड़ा क्रिटिक्स यही है, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, जो इनको टैक्स कलेक्ट करने का पावर जो मिला है वो बहुत ही कम मिला है। ठीक है, और डिवोल्यूशन ऑफ पावर थोड़ा सा लो है। तो ये कहाँ से मिलेगा, तो ये मिलेगा 243H के तहत। ठीक है, तो यानी कि हफ्ता होम टैक्स, यानी कि टैक्सेशन पावर की बात हो रही है। ठीक है, क्लियर है? तो अब बात कर लो 243I, आई फॉर इनकम, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनाया जाएगा, जो कि एक मैंडेटरी प्रोविजन है, वो 243I के तहत बनाया जाएगा। 243J यानी कि जूनियर ऑडिट, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स। 243K सबसे ज्यादा सवाल इसी से पूछे जाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ना, वो आपको 243K के तहत बनाया गया है। K फॉर कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, ऐसे याद कर लेना, कंट्रोल पोल्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ और भी प्रोविजंस हैं, जैसे 243L लोअर टेरिटरीज, यानी कि एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। अब पंचायत की व्यवस्था को यूनियन टेरिटरीज में लागू करना होगा, तो 243L के तहत करेंगे। इसके अलावा 243M जो है, वो ये बताता है, जो एग्जेम्पशन फॉर द ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि माइनस एरियाज। 243N जो है, वो न्यू एंड ओल्ड, यानी कि कॉन्टिन्यूएंस ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज। और 243O यानी कि आउट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट का इंटरफेरेंस कुछ प्रोविजंस में बार्ड होगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, इतना अगर आप कर लोगे काम आपका हो जाएगा। बात कर लेते हैं अर्बन लोकल गवर्नेंस की। ठीक है, सबसे पहले हिस्ट्री को समझते हैं, जो ये लोकल गवर्नेंस अर्बन वाला जो है वो आया कहाँ से। शुरुआत होती है आपको आज़ादी से पहले की। ठीक है, 1687 में मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया था, और ये पहला अर्बन लोकल बॉडी था। इंपॉर्टेंट है, देखो 1687 पूछने के चांसेस कम है, लेकिन ये अक्सर सवालों में पूछा जाता है, जो अर्बन लोकल बॉडी जो पहला था वो कौन सा था, तो वो मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन था। कभी कभी ये पूछ देते हैं जो कहाँ पे बनाया गया था, तो मद्रास में ही बनाया गया था। ठीक है, फिर इसका एक्सटेंशन होता है 1726 में, यही कॉरपोरेशन कैलकाटा और बॉम्बे में स्टैब्लिश होती है। कौन सा कॉरपोरेशन, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, 1882 में लॉर्ड रिपन जो है, उनका रेजोल्यूशन आता है, और इन्होंने डेमोक्रेटिक म्युनिसिपल गवर्नेंस को स्टैब्लिश किया। इसीलिए लॉर्ड रिपन को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं। बहुत ही कॉमन सवाल है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज़ादी के बाद क्या हुआ। तो देखो, आज़ादी के बाद तो बहुत कुछ हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आया। ठीक है, इसको पहले स्टेट लिस्ट में डाला गया था। ठीक है, इसके बाद 1953 में यूपी गवर्नमेंट ने पहली बार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को सेटअप किया थ्रू कवल टाउन्स। कवल टाउन्स का मतलब क्या है, तो के फॉर कानपुर, ए फॉर आगरा, बी फॉर वाराणसी, ए फॉर इलाहाबाद एंड एल फॉर लखनऊ। 1985-88 में नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन अपॉइंट किया गया। ठीक है, और जिसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी। 1992 में सीधा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 74th, और इसके तहत आपको अर्बन लोकल बॉडीज को मान्यता दे दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता दे दी गई, और ये इन फोर्स में आया 1993 में। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अक्सर लोग आप कंफ्यूज हो जाते हैं 1992 में और 1993 में। तो एक्ट आया था 1992 में, इन्फोर्समेंट हुआ था 1993 में, ये बात समझनी होगी। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के सारे प्रोविजंस को यहीं पे देख लेते हैं।
देखो बहुत कुछ कॉमन है, लेकिन कुछ चीजें अलग से व्यवस्था की गई हैं, उसे तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब इसके आर्टिकल्स कम पूछते हैं, ये बात भी आप समझ लो। चलो, 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट्स आए थे, ये बात आपने समझ ली। पंचायती राज में 29 सब्जेक्ट्स, यहाँ पे 12th शेड्यूल में 18 सब्जेक्ट डाला गया था, पंचायती राज को 11th शेड्यूल में डाला गया था, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या क्या है, तो अर्बन प्लानिंग, वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रांसपोर्ट। अगेन स्टेट गवर्नमेंट कितनी पावर देगा पंचायत को और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, ये सारी की सारी चीजें स्टेट गवर्नमेंट पे निर्भर करती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 3 टाइप ऑफ अर्बन बॉडीज होंगे, जिसका जिक्र 243 क्यू में है। क्या है, तो नगर पंचायत, ये ट्रांजिशनल एरिया है, ठीक है। मतलब शहरों से लेके गांव से लेके शहर की ओर ट्रांजिशन वाले एरिया में नगर पंचायत बनाया जाएगा। म्युनिसिपल काउंसिल कहाँ पे बनाया जाएगा, तो स्मॉलर अर्बन एरियाज में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ बनाया जाएगा, तो लार्जर लार्जर अर्बन एरियाज में। वार्ड कमेटीज के बारे में जान लो, ये क्या है, तो जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज होंगे जिनका पॉपुलेशन 3 लाख से ज्यादा होगा, वहां पे वार्ड कमेटीज बनाई जाएंगी, ठीक है। अब डायरेक्ट इलेक्शंस यहाँ भी होने हैं, रिजर्वेशन सेम है, यहाँ पे भी मिलेगा। टेन्योर 5 सालों का होगा, और वही 6 मंथ्स वाला फंडा यहाँ पे भी है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको भी मॉनिटर करेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन इसको भी मॉनिटर करेगा। दोस्तों प्लानिंग कमेटी के बारे में समझ लो। देखो ऐसा है ना, जो प्लानिंग कमेटी का काम क्या है, तो ये एक तरीके से गैप को फिल करता है रूरल और अर्बन का। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी अंडर आर्टिकल 243 ZD, याद करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी दोनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है वो क्या करेगा, तो पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज दोनों के लिए प्लान को कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। अब ये जो कमेटी है, इसके मेंबर कैसे चुने जाते हैं, तो 4/5 मेंबर्स जो हैं वो होंगे इलेक्टेड इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ जिला परिषद एंड म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और इन्होंने इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान प्रस्तुत करना है, ठीक है। अब जहां पे 10 लाख से ऊपर का पॉपुलेशन है, मेट्रोपॉलिटन एरियाज में, यहाँ पे 2/3 मेंबर्स जो होंगे इलेक्टेड होंगे थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत चेयरपर्सन्स, ठीक है। और ये लोग मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट है इनके आर्टिकल्स, ये दोनों आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ZD और ZE, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अर्बन गवर्नमेंट टाइप क्या होता है, तो कॉरपोरेशन होता है, काउंसिल होता है, नोटिफाइड एरिया कमेटी होता है, टाउन एरिया कमेटी होता है, कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, टाउनशिप होती है, पोर्ट ट्रस्ट होता है, स्पेशल पर्पस एजेंसीज होते हैं। अब सवाल कहाँ से आते हैं, इसके लिए मैंने अलग से एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स दे दिए हैं, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो कैंटोनमेंट बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो जो भी मिलिट्री एरियाज होते हैं ना, वहाँ पे सिविलियंस के रहने के लिए अलग से कैंटोनमेंट बनाए जाते हैं, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको मॉनिटर करता है, क्लियर है। पोर्ट ट्रस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो इसको पार्लियामेंट एक्ट के थ्रू बनाती है, किस लिए, तो जो भी पोर्ट एरियाज है ना, वहाँ पे कैसे रहेंगे लोग, या फिर जो ट्रस्ट कैसे काम करेगा, ठीक है। एक अलग से कॉलोनी बसाई जाती है, उसके बारे में बात हो रही है। स्पेशल पर्पस एजेंसीज के बारे में बात करें, तो हाउसिंग बोर्ड जो होते हैं ना, जो भी फंक्शनल बॉडीज होते हैं अलग से बनाया जाता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट बनाती है इसको, ठीक है। तो इसके लिए अलग से एजेंसीज बनाई जाती हैं, क्लियर है। टाउनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उनके लिए, उनके एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए टाउनशिप बनाई जाती है। जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ONGC, ये सारे के सारे अपने टाउनशिप बनाते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल भी अगर बात करें, तो टाटा। टाटा जो है, इसने पूरी की पूरी शहर बसा रखी है, कहाँ पे, तो जमशेदपुर में, है ना। म्युनिसिपल कमिश्नर जो होता है ना, वो होते हैं CEO, इनका पोजीशन होता है एज अ CEO, और ये एक तरीके के IAS ऑफिसर ही होते हैं, उन्हीं को ये CEO की जिम्मेदारी दी जाती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। देखो इसको रिलेट करके मत पढ़ना, इस लेक्चर में मैंने बस इंक्लूड किया है। 73rd 74th जो है वो अलग है हिसाब किताब। यहाँ पे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज लाया गया था। आपको बस इतना ही पढ़ना है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके अलावा आपको एक टाइमलाइन मैं बता दूंगा, लेकिन सवाल आपका 90% यहीं से आना है। क्या है ये, तो देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2011 में ये लाया गया था। फंडामेंटल राइट्स में इसका प्रोविजन है आर्टिकल 19(1)(c) के तहत, यानी कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। C फॉर कोऑपरेटिव ऐसे याद कर लेना, काम बन जाएगा। 43B को DPSP में मैंने ऑलरेडी याद करा दिया है आपको। तो ये किस लिए था, तो
कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आपको प्रमोट करना है। इसके अलावा पार्ट 9 बी, पार्ट 9 बी जो है वो आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बात करता है। यहाँ पे आर्टिकल 243 ZH से लेके ZT तक आपको कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताया गया है, ठीक है। और ये स्पेशल प्रोविजंस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते क्या हैं? तो मान लो आपके गांव में कोई एक तरीके का समूह है जो पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है सोसाइटी में, ठीक है। तो वो अपना कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेगा। किसी का काम है पॉवर्टी एलिवेशन का, सरकार चाहती है जो गरीबी को दूर करे, तो फिर वो चाहेगी जो कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इसके लिए फंक्शन करे। फॉर एग्जांपल बात करें तो बिहार की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पे जीविका है। जीविका कैसे फंक्शन करती है? तो इसने अलग अलग क्लस्टर बना रखे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के। यहाँ पे महिलाएं फंक्शन करती हैं और उद्योग लगाती हैं, पैसों का रेगुलेशन होता है, काम का रेगुलेशन होता है, ठीक है। हेल्थ वगैरह भी ये सारे मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम होता है। केरला जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत ही आगे है, ठीक है। वहाँ पे केरला बैंक है, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा काम करता है। तो ये सारे के सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, अब इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया है। अब एक बार हिस्ट्री को देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन 1882, सबको पता होगा ये बात, ठीक है। 1904 में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट आया गया था और पहला लीगल फ्रेमवर्क यही दिया था। उसके बाद 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट आया और इसने स्कोप को एक्सपेंड किया। 1990 में मॉन्टेगू चेम्स फॉर्म रिफॉर्म्स जो थे, ठीक है, उन्होंने कोऑपरेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट में डाला था। इंपॉर्टेंट है ये बात, ठीक है। इसके अलावा आपको 5 ईयर प्लान में कोऑपरेटिव्स के बारे में पहले ही 5 ईयर प्लान में इसका जिक्र है, ठीक है। और ये कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और इसी के तहत समझो 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्लान आया था, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल माइलस्टोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, MSCS एक्ट लाया गया था 2002 में, ठीक है। ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स को एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है। 97th अमेंडमेंट के तहत हम लोगों ने जितने भी प्रोविजंस थे ऑलरेडी पढ़ लिए। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन कब बनाया गया था? तो 2021 में बनाया गया था। किस लिए? तो जितने भी कोऑपरेटिव अफेयर्स हैं उसके लिए डेडिकेटेड मिनिस्ट्री है। अभी अमित शाह उसको देख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा MSCS अमेंडमेंट एक्ट 2022 में लाया गया था और इसके तहत कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को बिठाया गया। इसके भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दिए गए हैं। सवाल कम पूछते हैं, लेकिन अगर आपको याद करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट वाले मैंने सारे यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या, सारे मेंशन कर दिए हैं। एच से लेके ZQ तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए सवालों को फटाफट सॉल्व करते हैं। पंचायती राज इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अंडर। पंचायती राज को स्वशासन की इकाई के रूप में किसके अंतर्गत संगठित किया गया है? बताइए। द राइट आंसर इज 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब DPSP से कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे आर्टिकल 40 है, लेकिन पंचायती राज वर्ड देख के सीधा टिक मत लगा देना, पूरी कहानी समझना, उसके हिसाब से ऑप्शंस को टिक लगाना, ठीक है। क्लियर है? चलिए, व्हेन वाज द थर्ड टायर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम? कब की बात है ये? तो ये ऐड हुआ था, एक्ट के बारे में पूछ रहे हैं तो 1992 में। इनफोर्स कब हुआ था? तो 1993 में। तो छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। एक बात और समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। 24 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं पंचायती राज डे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 अप्रैल कुछ याद आ रहा है? 24 अप्रैल को केशवानंद भारती केस का जजमेंट भी आया था, सचिन तेंदुलकर का बर्थडे भी था, और इसी दिन पंचायती राज डे भी मनाते हैं। किस लिए, क्यों? क्योंकि इसी दिन 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था। क्लियर है? इसी दिन ये पास हुआ था। तो इंपॉर्टेंट ये डेट भी है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ठीक है। चलिए, व्हाट इज आर ट्रू अमंग द फॉलोइंग? Okay, so by 73rd and 74th constitutional amendments, three-tier governance system was introduced in the constitution. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। दिस सिस्टम वाज कॉपीड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल गलत बात है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू द गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायत। नो 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 नो, नॉट पंचायत, म्युनिसिपैलिटीज। 74th म्युनिसिपैलिटीज, 73rd पंचायत, है ना। तो ये स्टेटमेंट भी गलत। ओनली वन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, विच आर्टिकल गिव्स द लिस्ट ऑफ 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड बाय द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? अब ये एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको समझना होगा। द राइट आंसर इज 243G, ठीक है।
जी फॉर जेनरेट पावर। याद आ रहा है कुछ? नहीं याद आया होगा, मुझे पता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, who among the following is authorized to make provisions with respect to the composition of पंचायत? निम्नलिखित में से पंचायती राज संस्थानों की संरचना कंपोजिशन के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसे है बताइए। देखो, प्रोविजंस बनाने का विद रिस्पेक्ट टू द कंपोजिशन के बारे में बात हो रही है ना, ठीक है। तो ये जो पावर है वो है आपको लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट को, ठीक है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, कैसे इलेक्शन कराना है, कैसे क्या सारी चीजें जो होंगी ना वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, ठीक है। यानी कि 243C, इसके तहत आपको कंपोजिशन ऑफ पंचायत के बारे में बात होगी। और इलेक्शन कैसे कराते हैं, तो इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन जो बनाया गया है वो अंडर आर्टिकल 243 के फॉर कंट्रोल पोल्स, है ना। ऐसे याद कराया, बस ऐसे याद रख लो। थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, आसान है, बस आप एक या दो बार देखोगे तभी आसान है, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत इन इंडिया इज 5 years फ्रॉम। भारत के प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसकी गणना किस तिथि से की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। देखो ऐसा है ना, जो आप मुखिया बन गए तो 5 साल कैसे बिताओगे? तो जिस दिन आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी ना, उसके उस दिन से आप 5 साल तक बिताओगे। तो यानी कि द शेड्यूल डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग, याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ पे पूछ ही रहे हैं, ठीक है। इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर मान लो पंचायत डिसॉल्व हो गया तो 6 मंथ्स के अंदर में इलेक्शन करा देने हैं। अक्सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जो कोई पोजीशन खाली हुई 6 मंथ के अंदर चुनाव करा दो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? कौन सा है देख लेते हैं। देखो, पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट ही इस पे काम करती है। अब गांव में मुखिया की तरफ से पुलिस वाले नहीं चुने जाएंगे ना, ठीक है, तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, स्टेट गवर्नमेंट देखती है। द सिस्टम ऑफ पंचायती राज इज मेंशन्ड इन, कहाँ पे मेंशन है ये? तो ये है आपको स्टेट लिस्ट में, ठीक है। ये बात आपको समझनी होगी। अब ये मत समझना जो भाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, 74th आया, ठीक है, तो इसके तहत ये तो यूनियन ने काम किया। देखो ऐसा नहीं है, उन्होंने काम किया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में ये चीज मेंशन है जो स्टेट गवर्नमेंट ही पावर को डिवॉल्व करेगी, ठीक है। Under which article of the Indian Constitution is the State Finance Commission established? Finance Commission Income I, है ना, 243I। चलिए, assertion region, इस बार का एडुकेटिव लेवल सवाल है, ठीक है, पढ़ो और बताओ। The Union Finance Commission is does not have any role in considering the measures for providing financial assistance to the local bodies. रीजन ये है, इन स्पाइट ऑफ 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, लोकल गवर्नमेंट कंटिन्यूज टू बी अ स्टेट सब्जेक्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, इन दोनों चीजों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। देखो, जो फाइनेंस कमीशन है यूनियन में सेंट्रल लेवल पे जो है, वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के ही रिकमेंडेशन के बेसिस पे काम करती है, लेकिन काम करती है। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत, तो यानी कि डज नॉट हैव एनी रोल वाला पार्ट गलत है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बावजूद क्या 7th शेड्यूल में स्टेट सब्जेक्ट में है ये लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन? बिल्कुल सही बात है। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वही पावर डिसॉल्व करके देगी पंचायत को। तो ये स्टेटमेंट सही है, पहला गलत है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, डी, ठीक है। अब ऐसे सवाल ही एडुकेटिव में पूछे जाएंगे, तैयार रहना इन सभी चीजों के लिए। चलिए, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्रतिकरण है। रीजन ये है, जो इलेक्शंस टू बी टू रूरल लोकल बॉडीज आर ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो, पहला स्टेटमेंट तो सही है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है। इलेक्शंस टू द रूरल बॉडीज आर ओवरसीन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट स्टेट, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इसको देखती है, क्लियर है। कभी ये कौन सा चुनाव कौन कराता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो मुखिया का चुनाव कराती है, लोकल लेवल पे वो सारे चुनाव कंडक्ट कराती है। आपको विधायक कौन चुनता है, एमएलए एमपीज के चुनाव कौन कंडक्ट कराता है? तो वो कराता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तो ये ऑप्शन होगा सही।
Who among the following is the competent authority to notify the territorial region of a municipality in a state? थोड़ा सा टफ सवाल है, तो राइट आंसर इज गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। वही बताएगा जो क्या होगा टेरिटोरियल रीजन का, म्यूनिसिपैलिटी का रीजन। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड? ये मैंने आपको बोला है, याद कर लेना है आपको। ठीक है, कोई उपाय नहीं है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। सबसे पहली बात 243, तो जितने भी 244 242 है हटा दो। अब 243 ZD और 243 ZE दोनों याद कर लेना। ZD जो है वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन कमेटी के बारे में बात करता है, ZE जो है वो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में बात करता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये छोटा सा चैप्टर खत्म हुआ। इसमें हम लोगों ने पार्ट 9A पार्ट 9B तीनों को कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।